अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। ईद की छुट्टियां मेरी तरह गुजार कर वापस आ चुके हैं। अब आप कहेंगे मैंने मेरी तरह क्यों कहा, चूंकि कुछ लोग तो वीक के दरमियान में आ गए थे गुजार के, कुछ लोगों ने कहा नहीं हम पूरा वीक ही। माशाअल्लाह बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने छुट्टियां करने का फैसला किया। तो उम्मीद है कि आपकी छुट्टियां अच्छी गुजरी हैं, आपने ढेर सारा रेस्ट किया है, ढेर सारा गोश्त खाया है और फिर उसके बाद नाउ यू आर कम्प्लीटली बैक टू वर्क। और ये भी उम्मीद है कि बहुत मुश्किल नहीं होगा आपको वापस अपनी रूटीन में आना इतनी छुट्टियों के बाद। अच्छा, ईद पर तो इमरान गर्मी बहुत रही जी, अभी भी बहुत है। हाँ, एंजॉय नहीं कर सके, लेकिन एक आधा दिन बीच में थोड़ा सा वेदर बेटर हुआ। लेकिन अब दोबारा फिर से अब हम देख रहे हैं कि कराची समेत पूरे मुल्क में गर्मी की जो शदीद लहर है वो बरकरार है और शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। क्योंकि इतवार को कराची में जो दर्जा हरारत था वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड था और वो फील्स लाइक 52 डिग्रीज था। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज के दौरान भी कराची का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का ये इम्कान। अलबत्ता 3 रोज के बाद दर्जा हरारत में कमी कुछ हद तक हो सकती है। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल? इस्लामाबाद की सूरत हाल ये है कि कल जब हम इस्लामाबाद में थे उस वक्त बड़े जबरदस्त बादल आए और हमें लगा कि अभी जल थल एक हो जाएगा, इतनी शदीद बारिश होगी। और ये तकरीबन शाम 3-4 बजे का वक्त था। और उसके बाद क्या हुआ कि वो हम तो वहां से निकल आए और हमें लगा कि बारिश नहीं हुई, शायद नहीं होगी, प्लान कैंसिल हो गया होगा बारिश का। लेकिन मालूम ये पड़ा कि बड़ी शदीद बारिश बाद में हो गई, रस्ते में नहीं मिली। और फिर लाहौर तो ऐसा गर्म टकरा आगे से कि आपको बता नहीं सकते। और मैंने देखा था कि जैसे आप लिविंग रूम से निकल के ना आप किचन में आ जाते हैं, ऐसे लगा आपको कल हम जब लाहौर में आए। खैर ये मनाजिर जो है ये इस्लामाबाद के हैं रिपोर्टेडली, और बलूचिस्तान पंजाब में भी वैसे रवां साल जो मानसून की बारिशें हैं रिपोर्टेडली जुलाई के पहले हफ्ते में हो सकती हैं। लेकिन इस्लामाबाद के लिए कल बहरहाल एक अच्छी खबर थी, कल शाम को अच्छी बारिश हुई और गर्मी का जोर टूट गया वहाँ। जी हाँ, बिल्कुल। और इस साल जो मानसून बारिशें हैं ना वो भी आपकी उम्मीद और तवक्कुआत से ज्यादा होने का किया जा रहा है। अलर्ट जारी कर दिया गया। इमरान, मौसम का तो जिक्र हमने कर लिया, कुछ ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का जिक्र भी हम कर लेते हैं साथ साथ, क्योंकि अफगानिस्तान की जो फतह है उसके ऊपर ज़रा बड़ी डिस्कशन हो रही है। मेरे लिए बहुत ही हैरानी की बात थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वर्ल्ड कप में इंटरेस्ट खत्म हो गया। लेकिन मुझे लगा है, मुझे ऐसा लगता है कि असल वर्ल्ड कप तो सुपर 8 के बाद शुरू होता है, द रियल क्रिकेट। और सबसे बड़ा अपसेट हो गया। अपसेट तो मैं इसको नहीं कह रहा, मैं तो अफगानिस्तान को पहले दिन से बहुत अच्छा रेट कर रहा हूँ, खासतौर पर इस वर्ल्ड कप के अंदर। एंड आई ऑलवेज से कि दे हैव 4-5 अच्छे मैच विनिंग प्लेयर्स जो कि मैच विनर्स हैं। कैंगरूज का गुरूर उन्होंने खाक में जरूर मिलाया। ये जो सुपर 8 मरहला जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने 21 रन से हरा दिया। एंड दैट्स अ बिग न्यूज। आई मीन इससे पहले 149 रन का हदफ उन्होंने दिया और कैंगरूज की पूरी टीम चेज करते हुए 127 रन बना सकी। इंडीड इट्स अ ग्रेट अपसेट। और ये इस हद तक बड़ा अपसेट है कि ऑस्ट्रेलिया को ये टूर्नामेंट से बाहर भी कर सकता है। जी, क्योंकि अगला मैच बड़ा टाइट है उनका इंडिया के साथ। आज का जो मैच है वो काफी टाइट है और आज का जीतना बहुत जरूरी है। आज का जीतना बड़ा जरूरी है और वो इंडिया के साथ है और इंडिया की क्वालिफाई करने के लिए उनका जीतना जरूरी है। जी बिल्कुल ऐसा ही। और अगर थोड़े से स्टैट्स की बात करें तो पैट कमिंस ने 4 ओवर्स में 28 रन के बस 3 विकेटें लेकर ये जो रवां T20 वर्ल्ड कप उसमें लगातार दूसरी हैट्रिक का एजाज अपने नाम जरूर कर लिया है। और T20 वर्ल्ड कप में लगातार वो 2 हैट्रिक करने वाले दुनिया के पहले बॉलर भी बन गए। ऑस्ट्रेलिया से तारीखी फतह के बाद अफगान टीम ने ड्रेसिंग रूम के साथ साथ वापस होटल जाते हुए भी इमरान काफी ज्यादा पार्टी की एंजॉय किया। बॉयज ने बहुत ज्यादा अपना जश्न मनाया। इस जीत का मनाना बनता भी है। जी बनता है। आई होप कि इस दफा इंडियन प्लेयर्स उनके साथ नहीं नाच रहे होंगे इरफान पठान टाइप, लेकिन उनका जश्न मनाना बनता है। दुनिया की सबसे बड़ी टीम को उन्होंने हराया है और बड़ा प्रॉमिसिंग उनकी विक्ट्री थी। इस मौके पर जो साबिक कप्तान कैरिबियन कैप्टन डेवन ब्रावो है उनका मशहूर गाना चैंपियन भी गाया गया और ये रक्स करते रहे। मनाजिर भी हम कुछ देख रहे थे, वो वेरी हैप्पी। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ने तो अपना वर्ल्ड कप जीत लिया ऑस्ट्रेलिया को हराकर और बहुत ज़बरदस्त, लेकिन बड़ी अच्छी एंट्री है विनिंग और बड़ी टीम्स के अंदर अफगानिस्तान की और वो ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो सेमीफाइनल्स तक भी क्वालिफाई कर सकते हैं अगर वो अच्छा करें। हम इन डिटेल्स लेंगे इसके ऊपर, क्रिकेट के बारे में हमने एक नशिस्त रखी आपके साथ। लेकिन एक और मसला तो नहीं, इनफैक्ट डिस्कशन जो कि जारी है पार्लियामान के अंदर और उसके अलावा एक बड़ा अहम केस भी लगना है मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर भी हमने बात करनी है। यहाँ मामलात हैं, देखते हैं आज की बड़ी खबर में क्या है हमारे पास। अच्छा, हमने
देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते में अहम तरीन डेवलपमेंट्स देखने में आई और जो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी है उस पर इस्लामाबाद में पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास हुआ, जिसमें जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार हैं उन समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत भी की और चीनी जो वज़ीर हैं उन्होंने शिरकत की। चीनी वज़ीर लियो जियान ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के इदारों और सियासी जमातों को अब मिलकर चलना होगा। तरक्की के जो अहदाफ हैं उसके लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पाकिस्तान और चीन की तरक्की से दोनों ममालिक को फ़ायदा पहुँचेगा। पाक चीन जो माहिदे हैं उनसे तरक्की के नए मौक़े भी पैदा होंगे। इससे अगले रोज़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर मरकज़ी एपिक्स कमेटी का भी इजलास हुआ और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी भी दी। बिल्कुल, और इस इजलास से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि हम हर मामला फौज पर छोड़ दिया जो खतरनाक रविश है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। सिक्योरिटी रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना एक फौज गलती होगी, हम सबको जिम्मेदारी लेना होगी। इस पर जो अपोजिशन जमात है इस वक्त सरापा एहतजाज है और कौमी असम्बली में वॉकआउट किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि कोई भी ऑपरेशन हो इसके लिए पार्लिमान को एतमाद में लिया जाए। कोई भी कमेटी कितनी ही बड़ी हो, पार्लिमान से सुप्रीम नहीं है। आइन के मुताबिक पार्लिमान सुप्रीम है। पहले की तरह इस बार भी असरी क़यादत पार्लिमान में आकर इन कैमरा ब्रीफिंग दे और एतमाद में ले। हमने बोलने की इजाज़त ली। उन्होंने कहा जी बोलने की इजाज़त न देने पर एहतजाजी तौर पर पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। बाकी बहस की जाए तो इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इस पर जो डिफेंस मिनिस्टर थे ख्वाजा आसिफ साहब, जो कल से बड़े वायरल चल रहे हैं और ख़ास तौर पर उनकी एक सरगोशी जो लॉ मिनिस्टर के साथ है कि तुम दो इन्होंने, वो भी बड़ी वायरल चल रही है। दैट वाज इंटरेस्टिंग। अपोजिशन को आड़े आते उन्होंने लिया। खैबर पख्तूनख्वा में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान जो ऑपरेशन है इसमें इस्तेहकाम ऑपरेशन, इसके हवाले से उन्होंने बात की। इसकी मंजूरी एपेक्स कमेटी में दी गई। उन्होंने कहा, और जहां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी बकौल उनके मौजूद थे, तहरीक इंसाफ आज भी फौज के खिलाफ दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कल भी 9 मई वाले सने, आज भी 9 मई वाले ने। तो बड़े कुछ तुंदो तेज किस्म के जुमलों का भी तबादला हुआ कल, जो हम हमेशा कहते हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ। बिल्कुल हुआ। और सारी जो सूरत हाल है जिसकी हमने डिटेल आपके साथ शेयर की, इस पर ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं, तज्जिया ले लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग। आमिर साहब, ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, आपको लगता है क्या जो चीन है उसके जो सिक्योरिटी और अंदरूनी इस्तेहकाम का मुतालबा है उसने पाकिस्तान को मुतारिक कर दिया, जिसकी वजह से एपेक्स कमेटी ने ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी? बिल्कुल, ये स्पेशली चीन से रिलेटेड है क्योंकि शवाहिद आ चुके कि जो आखिरी वाकया दहशतगर्दी का हुआ जिसमें चीनी इंजीनियर्स मारे गए वो टीटीपी के लोग थे और अफगानिस्तान से आए और सारा कुछ वहीं से मॉनिटर होता रहा और सबूत भी मिल गए और अफगान गवर्नमेंट के हवाले हमारे सेक्रेटरी दाखिला जाके करके भी आए थे, खुरम आगा जाके। लेकिन इसके बावजूद नहीं हो रहा था और चाइनीज के जाहिर है उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं कि आप सिक्योरिटी संभालिए। अगर एक तरफ हम इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, और ये सिर्फ चाइना क्यों, फिर सारे खित्ते के लिए है कि जो गल्फ से हमारी इन्वेस्टमेंट है वो सारी चीज़ों का इसी से ताल्लुक बनता है। तो ऐसे में जब तमाम वज़राए आला, जिसमें मैं स्पेशली कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर, या तो वो वहाँ पे एतराज़ कर देते कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ और मैं नहीं मानता, वहाँ उन्होंने मानना भी ओके भी किया और उसके बाद उनकी पार्टी के लोग उसको सियासी बयानिए के साथ कल पार्लियामेंट में आ गए। सारा तज़किरा हुआ, लेकिन सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब की जो गुफ्तगू थी वो भी उतनी ही काबिल एतराज़ है जितनी बाकी पार्लियामेंटेरियंस अगर हरकत उससे ज्यादा कर देते हैं पार्लिमानी अल्फाज के चुनाव में तो वो भी ठीक नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। हमें सबका जिक्र करना चाहिए। और जो ख्वाजा आसिफ को मशवरा दिया लॉ मिनिस्टर ने, जो कि वैसे नॉर्मली बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है कि एक जब अपोजिशन हर बात पे कहती है कि सिर्फ उनको सुना जाए और गवर्नमेंट के लोग तकरीर भी, क्योंकि ये एक तरीका होता है कि जितना आपका कोटा है उस हिसाब से बारी बारी तमाम पार्टियों को बोलने का मौका दिया जाता है। ये बजट की आज से नहीं हमेशा से रिवायत रही है और तय कर लिया जाता है कि इतने घंटे पीटीआई बोलेगी, इतने घंटे पीपल्स पार्टी बोलेगी और इतने घंटे हुकूमती अरकान बोलेंगे। और जाहिर है जिनकी अक्सरियत है उनका टाइम ज्यादा होता है, लेकिन अपोजिशन को मौका दिया जाता है। वो हर बात पे नुक्ता एतराज लाते हैं और यही जमहूरियत का हुस्न भी है कि उन्हें अपना माफी ज़मीर बयान करने की इजाजत भी होनी चाहिए। जैसे उन्होंने
ये किया कि जी वो इस ऑपरेशन के खिलाफ हैं, और ऐवान में अगर हमारे इंटेलिजेंस इदारों को और उनको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से बुलाने का मुतालबा है, तो उसमें कोई अचंभा भी नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है। उसका सिर्फ तरीकाकार होता है कि आप क्या उसके अंदर एग्रेशन शो कर रहे हैं कि जी हम प्रेशर में बुलाएंगे, या ये होती है क्योंकि एक दौर वो था जब इमरान खान कमेटी बुला के बतौर वजीर आजम आते ही नहीं थे कि मैं नहीं बैठूंगा। तो कल ऐलान हुआ है ना कि न सिर्फ शहबाज शरीफ आएंगे बल्कि बुलाएंगे, क्योंकि अभी काबीना से इसकी मंजूरी होनी है। जब प्रॉपर फोरम से मंजूरी हो जाएगी तो पार्लियामेंट में भी डिस्कशन लाएंगे, क्योंकि अगर सूबे का चीफ मिनिस्टर ना बुलाया जाता ना उसमें, फिर ये बहुत काबिल अच्छा, ये बड़ा अहम नुकता है जी, ये बड़ा अहम नुकता है। एक तो चीफ मिनिस्टर के हवाले से ये मैं अब इसी सवाल के दूसरे हिस्से में पूछता हूँ, लेकिन ये जो मस्ती खेल की आपने बात की है, क्या डोंट यू थिंक कोई ऐसी प्रॉपर ट्रेनिंग अब बहुत ज़रूरी है पार्लियामान में बैठने वालों के लिए कि टेलीविजन के ऊपर लाइव पार्लियामान से कुछ बराह रास्त जा रहा है और आप ऐसे स्लैंग वर्ड्स जो अमूमी तौर पे आप अपने हल्का अहबाब में भी इस्तेमाल नहीं करते, आप वो इस्तेमाल कर जाएं और पूरी कौम आपको देख रही है और फीमेल पार्लियामेंटेरियंस भी वहाँ पे मौजूद हैं। इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत, जो भी कहा जाए गलत नहीं होगा। एक तो इस पर ज़रा बात कीजिए, पार्लियामेंटेरियंस को बोलने का अंदाज सिखाया जाना कितना ज़रूरी है, नंबर वन। और अली अमीन साहब के हवाले से आपने कहा कि उन्होंने वहाँ पे एपिक्स कमेटी के अंदर जब बात नहीं की, तो इसका मतलब क्या लें? क्या उनको पता नहीं था कि मामला कितना सेंसिटिव है? मुझे इस पर क्या रिएक्शन, यानी कि वो पावरलेस चीफ मिनिस्टर आपको लगे इस वजह से उन्होंने नहीं किया, या वो पॉलिसी का वेट कर रहे थे, पार्टी पॉलिसी उस वक्त उनकी नहीं थी? इसकी बुनियादी वजह क्या है कि वहाँ पे एतराज़ नहीं हुआ और बाद में ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई तहरीक इंसाफ की तरफ से? देखिए, वो ना रोटी को चोची कहते हैं और ना वो वजीर आला हैं जो अनपढ़ हों कि जी मुझे तो पेपर समझ नहीं आया और मैंने अंगूठा लगा दिया। ऐसी बात नहीं है। और इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो मुख्तलिफ चीजें हर चीफ मिनिस्टर के साथ शेयर करते रहते हैं कि हालात व वाक़यात क्या हैं। और अली अमीन गंडापुर को तमाम तर ब्रीफिंग मौजूद थी, उनका एतराज था तो वो बाहर खड़े होके, जैसे वो बड़े दबंग अंदाज में बात करते हैं, मीडिया तो मौजूद होता है, तो एक मिनट में केपीआ उसमें सारा पाकिस्तान का मीडिया आ जाता और वो कह देते कि मैं एतराज करता हूँ, मुझे नहीं बताया गया था, या मुझे इस फैसले से मैं इत्तफाक नहीं हूँ, मैंने ये कसरत राय से हुआ। कोई ऐसी चीज तो सामने नहीं आई। और जो बात आपने कही कि जी जिन लोगों को सिखाया जाना चाहिए, मेरा ख्याल है कि ये हमारे माशरती गिरावट का एक हिस्सा है जो पार्लियामेंट में भी नजर आ रहा है। ये हमारे और आपके बात करने से ही अगर कोई संभल जाए तो संभल जाए, आप क्लासेस दे के नहीं कर सकते। सब पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ बल्कि इन पढ़े लिखों से ज्यादा तमीज से गुफ्तगू करते हैं। ये भी बात नहीं है कि समझ नहीं आती। जिस तरह मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, ये पूरी पार्लियामेंट पे सादिक आती है, इसमें खवातीन मर्द सब मौजूद होते हैं, गुफ्तगू के वक्त कोई किसी का लिहाज नहीं करता। आपको पता है गंदी गालियां भी चलती हैं, गुस्सा आता है, तो ये वक्त के साथ साथ अगर संभल जाए तो संभल जाए, वरना फिर ठीक है। दूसरी पार्लियामेंट में कुर्सियां भी चलती हैं, अगर कोई बहादुर होगा तो ये हैवी कुर्सी उठा के भी फेंक देगा, क्योंकि हालात तो इसी नहज पे पहुंचे हुए ना कि लड़ाई करनी है और अपनी लीडरशिप को ये दिखाना है कि हम आपके साथ लायल हैं। और इसमें जो आम आदमी का हिस्सा है, आम आदमी का जो असल इशू है ये महंगाई, जिससे वो सब आ रहे हैं कि कम से कम कोई चले। गवर्नमेंट ने तो IMF की डिक्टेशन ले ली जो हर हुकूमत लेती है, लेकिन इस इख्तलाफ कोई लाहे अमली बयान कर देती, क्योंकि उमर अयूब हर पार्टी में रहे हैं और फाइनेंस में भी रहे हैं, चीजें समझते हैं, अपोजिशन लीडर हैं, तो उन्हें आके बताना चाहिए था जी कि मेरे पास ये मुतबादिल है। जब मेरी दौरे हुकूमत में बहुत अच्छी खासी नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना कि फिर जो बात अपोजिशन की होती है वो कहते हैं कि जी ये देखें अगर हम होते तो हम ये करते। फिर उनको बताना पड़ता कि जब IMF को की बुनियाद डिमांड पे स्टेट बैंक को टोटल खुद मुख्तारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दे दी गई थी, वो इमरान खान थे और शिबली फराज हमें बताते थे कि जब चाहेंगे हम ला बदल लेंगे। नहीं होता, जब आप इंटरनेशनल गारंटी दे देते हैं ना किसी चीज पे। कमिंग बैक टू द पॉइंट जिस पे हम अभी बात कर रहे थे, उसमें जरा मैं चाहूंगी क्यों तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में मुखालफत कर रही है? क्योंकि मुल्क भर में ये पहले से ही ऑपरेशन जो है इस तरह के जारी है, बस मजीद कार्रवाई तेज करने की बात की जा रही है, फिर एतराज की वजह क्या बनती है? आप अगर वजाहत करें कि मुल्क भर में कार्रवाई जारी है तो बताएं जरा कि वो कौन सी कार्रवाई है और ये अज़्म इस्तेकाम जो है ऑपरेशन ये किस चीज का है, इसको समझने की जरूरत है ना। कि आप मुल्क भर में जो ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद थे वो तो खत्म हो चुके हैं। अब जब ये लेटेस्ट नई रिपोर्ट्स आई हैं कि जिनको इमरान खान के दौर में ला के TTP के लोगों को जनरल फैज हमीद चाहे के कप के साथ बड़ी, उसके बाद पाकिस्तान में ला के बसाया था, स्पेशली KP में। आपको पता है पहले सबसे पहले उन्होंने एक DSP को अंडरवेयर में छोड़ दिया था
बहुत जी, पकड़ के मारा था जी। आके सवात में। ये हमारे सामने के मनाजिर हैं जब हम, हमारी स्टेट की पॉलिसी है ना कि एक दफा हम ये करते हैं कि हम उन्हें लाके बसाते हैं, दूसरी दफा हम कहते हैं कि नहीं ये पॉलिसी गलत थी। इसमें आम आदमी का क्या कसूर है? इसका जवाब पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए जब वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो, या पार्लियामेंटेरियन बड़े बजाय नारे मारने के गुफ्तगू करें, दलील दें कि जी जब हम कर रहे थे तो वो क्यों ठीक था और आज ये कर रहे हैं तो अच्छा, क्यों ये गलत बड़ा है? अच्छा आपने क्योंकि कहा कि बजाय सरकोबी तो उनकी करनी है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इमरान, अब जो टॉपिक है जिस पर हमने बात करनी है, मुझे लगता था वो सिर्फ मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो सबके लिए एक इशू बना हुआ है और उस पर हमें संजीदगी से अब सोचना होगा। स्पेशली निकाल के लाए हैं वो टॉपिक। भाई ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि यूजुअली कुछ ऐसी खबर नहीं है जिससे जुड़ा टॉपिक हम लेकर हमने कहा हमने इस पर बात करनी चाहिए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, और स्पेशली ये जो समर वेकेशंस है ना, इनमें तो ज़रा बहुत ज़रूरी है बात करना। वो जनाब इशू क्या है, बच्चों के हाथ में जो गैजेट्स और मोबाइल फ़ोन्स हैं उनका बढ़ता हुआ इस्तेमाल। हम अक्सर देख रहे हैं कि बच्चा चाहे 6 मंथ्स का हो या फिर 1 साल का ही क्यों ना, उसका स्क्रीन टाइम जो है वो एक बड़े शख्स जितना है, और ये इंतहाई नुकसानदेह है। स्क्रीन आइडियल टाइम क्या है और ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन का जो इस्तेमाल है वो किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमने ये टॉपिक चूज़ किया है। और हमारे साथ डॉक्टर वजाहत काजी माहिर नफ्सियात भी मौजूद है। इसी हवाले से हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि हमने यूजुअली देखा है माएँ आसानी तलाश करती हैं जब बच्चा ज़्यादा तंग करता है। व्हेन वी डोंट गेट एनीथिंग एल्स टू डू, आप बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हैं, और फिर जो बहुत छोटे बच्चे, शीरखार बच्चे होते हैं, वो इतने डिस्टेंस से मोबाइल फ़ोन देख रहे होते हैं। तो फिर अक्सर हमने तो खैर अपनी फैमिलीज में भी ये देखा है, बच्चे की नैपी तब्दील हो रही है और बच्चा मोबाइल फ़ोन देख रहा है क्योंकि वो बिजी हो जाता है, माँ को डिस्टर्ब नहीं करता। क्या ये एटीट्यूड राइट एटीट्यूड है? इस सारे मसले पर ज़रा थोड़ा सा डिग इन करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजाहत, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप आप भी ये मसले ज़रूर डेली लाइफ के अंदर ऑफ एंड ऑन देखते हैं, और फिर जाहिर बात है मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जो फिनोमिनन है बच्चों के मोबाइल फ़ोन देखने का, आप इससे किस हद तक मुत्तफिक है? स्क्रीन टाइम तो बाद में आता है, किस एज के बच्चे मोबाइल फ़ोन देख सकते हैं, देख भी सकते हैं या नहीं? देखिए, अगर आप स्क्रीन को दिखाने की बात करें, खासतौर पे मोबाइल, तो जो छोटे बच्चे हैं खासतौर पे 3 साल तक के अंदर, तो उनके लिए तो मैं बहुत ज्यादा सख्ती से मना करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं उनको मोबाइल का मना करूँ, क्योंकि ये सिर्फ ये बात नहीं कि उनकी आदतें बिगड़ती हैं या उनकी जनाब अटेंशन स्पैन कम हो जाती है। बात ये कि उनके ब्रेन के जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, जो ब्रेन के अंदर का फंक्शन है, वो मोबाइल देख के बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और इतना एक्टिव हो जाता है उसके बाद उनकी नींद भी खराब होती है, उनको रोना भी ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। और हमें लगता है वक्ती तौर पर अगर हम मोबाइल दे देते हैं और जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट वो बच्चा मोबाइल देख के कहीं बिजी हो जाता है, तो वो 10 से 15 मिनट हमारे लिए आने वाले टाइम के लिए अजाब बन सकते हैं। तो हमें वहां पे कोई नई चीज को, कोई नई जिद्दत को पैदा करना पड़ेगा रेदर देन मोबाइल यूजिंग। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अगर हम बीइंग ए मदर मैं बात करूं, तो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल आपने दुरुस्त बताया कि उनका फ़ोन यूज़ करना इंतहाई गलत है। जो बच्चे स्कूल गोइंग है, आजकल का ये ट्रेंड है कि उनका होमवर्क वो उनको जो ऑनलाइन मिलता है, और उन्होंने वो असाइनमेंट्स, वो टास्क जो हैं वो ऑनलाइन ही पूरे करने हैं, रिसर्च वर्क है वो उन्होंने वैसे ही करना है। इसमें ऐसा लगता है कि अगर हम इस चीज़ से बच्चों को दूर करेंगे, उनका हर्ज होगा और वो टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएंगे। इस सारी सिचुएशन में कैसे मैनेज करना चाहिए? बिल्कुल, ये बड़ा आजकल जो है कॉमन सवाल है। हर फैमिली जो है वो आके पूछती है कि डॉक्टर साहब अगर आप मोबाइल नहीं देंगे तो बच्चा काम कैसे करेगा। इसका मैंने जो हल निकाला है, जो हम डॉक्टर्स बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं, कि बेहतर ये है कि अगर आईपैड हो या टीवी स्क्रीन अगर हो और अगर आप उस पर काम करा रहे हो, तो बच्चे का जो विजन है वो उससे मोबाइल पे जब वो देखता है तो वो दुनिया से कट जाता है, नीचे देख के बात करता है, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, लोगों से बात करना वो भूल जाता है, अगर कोई इसको सवाल पूछता है तो वो बॉदर होने लगता है। तो इससे बेहतर है अगर आप उसका कोई स्टैंड लगा दें, और स्टैंड पे आप आईपैड रख दें या लैपटॉप रख दें, और वो स्क्रीन के साथ साथ पूरी दुनिया को भी साथ साथ देख रहा हो, बीच में वो फैमिली के साथ बात कर रहा हो, उसको इस बात का एहसास हो कि कोई पर्सनल काम मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये मैं ऊपर देख के काम अच्छा, कर रहा लेकिन हूं। वजाहत, सबसे पहले तो हमारा ये कंफ्यूजन दूर करेंगे ना, क्या बच्चा मोबाइल फोन देख सकता है तो किस उम्र का बच्चा है जो देख सकता है? क्योंकि बिल गेट्स तो कहते हैं कि मैं तो 14 साल तक इस हक में नहीं हूं कि बच्चा मोबाइल फोन देखे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी स्टेटमेंट बड़ी चली भी, और उसके बाद हम इसके रिपरकशंस भी देख रहे हैं जो आते हैं बच्चों की सूरत में। तो क्या मेडिकल साइंस हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एज लिमिट डिफाइन करती है कि बच्चे का स्क्रीन एक्सपोजर इस एज के बाद हो जाना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता? इस हवाले से क्या है? मेरा ख्याल से जो
टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है, जो उसके साथ फेमिलियरिटी है वो 13 से 14 साल की उम्र में आपको स्क्रीन दिखानी पड़ती है, क्योंकि उसमें आपको काम करना है। ये नहीं कि आपने डायरेक्ट बैठ के वीडियो गेम खेलना है, लेकिन उससे काम इतना ज्यादा है, रिसर्च वर्क इतना ज्यादा है। स्क्रीन अगर आप नहीं दिखाएंगे तो बच्चा और बच्चों से बहुत दूर हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा, उसकी जो एक स्पीड होगी मोबाइल पे या आईपैड पे या कंप्यूटर पे काम करने की वो बहुत स्लो हो जाएगी। नतीजा क्या आएगा कि बच्चों से हर लिहाज से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब तो आप देखें एआई इतना आ गया है, वो कंप्यूटर पे ही होता है ना, घर में बैठ के किसी पेपर पे तो आप एआई का काम नहीं कर सकते। तो अगर मैं 13 से 14 साल जब कोई एकेडमिक यूज का काम हो तो आप उसको दिखाएं। कंट्रोल एनवायरनमेंट इज बेसिकली मेन की। जब बच्चा बैठ के काम कर रहा हो तो उसकी माँ वहाँ पे हो, उसका बाप हो। नहीं डॉक्टर साहब, एज लिमिट का बताए ना, क्या एज लिमिट कौन सी है जिसके बाद ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है? 13 से 14 साल मैंने आपको शुरू में बताया कि इस एज के बाद आपको मजबूरी में, खुशी से नहीं कहेगा कोई डॉक्टर, मजबूरी में न चाहते हुए भी मोबाइल या स्क्रीन दिखानी पड़ेगी, बिकॉज उनका काम इतना ज्यादा है, उसका इग्नोर नहीं कर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये जो पढ़ाई का सीन है, इसके अलावा गेमिंग का बड़ा ट्रेंड है बच्चों में, जो कि फ़ोन पे है, फ़ोन पे नहीं है तो वो टीवी के साथ उन्होंने किया होता है। वो किस हद तक ख़तरनाक है? जो मुसलसल कुछ घंटे बैठकर गेम खेलना, वो बच्चों के दिमाग पर कितना बुरा असर डालता है? और ये जो अगर देखें, मैं बीइंग ए मदर, मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो क्या ये भी एक रीज़न है? बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा। जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं और उसमें फाइट दिखाते हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं और उसके अंदर एक इंतशार दिखाते हैं, तो वो आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस में चीजें बैठती हैं। और बच्चे का जो दिमाग होता है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल वाटर की तरह होता है। वो जो चीज ले रहा होता है, दिमाग के अंदर देख रहा होता है, वो अटेम्प्ट करने का भी इसको दिल करता है। तो अगर अब हमारे यहाँ तो कुछ सिस्टम नहीं है ना, बेसिकली सिस्टम ये है कि आप अगर कोई वीडियो गेम दिखाते हैं तो उसमें लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, इंग्लिश सीखने वाला कोई काम होना चाहिए। हमें याद है हम छोटे थे तो एक टाइप राइडर आता था, हम टाइप करते रहते थे, तो वीडियो गेम में वो बच्चा उसके ऊपर एक दरख्त के ऊपर चलता रहता था, तो उससे टाइपिंग स्पीड बेहतर होती थी। अभी क्या हो गया है कि बच्चों के गेम्स उनके हिसाब के नहीं है। जो फाइट वाले गेम्स है, जो पबजी वाले गेम्स हैं, ये इंतशार फैलाते हैं और बच्चे को दिमागी तौर पर मफलूज करते हैं। और जैसे बच्चा 16 साल की उम्र में आता है, वो अपने माँ बाप से लड़ाई लड़ना शुरू करता है, बदतमीजी करता है, एंटी सोशल बन जाता है। तो हमें चाहिए कि वीडियो गेम देख के देना, ये नहीं कहते कि जरा इन्फेंट्स की तरफ आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला। और इस टॉपिक को डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। रखने का मकसद ये था कि जो माएँ या जो पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल फोन का सहारा उस वक्त देते हैं जब बच्चा और कुछ नहीं कर रहा होता, बहुत इरिटेटेड है, और बाज वालिदैन बड़ा प्राउड फील करते हैं कि मेरा बच्चा तो मोबाइल अनलॉक कर लेता है। ये देखो 3 साल की है बेटी, अनलॉक कर लेती है फोन को। ये 4 साल का है, ये खुद से कॉन्टेक्ट खोल लेता है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेता है। इज इट लाइक ये वाकई एक ऐसी चीज है जिस पे माँ बाप को फख्र करना चाहिए, अचीवमेंट है, या आपको लगता है कि नहीं, बच्चों से इस डिवाइस को ही दूर रखिए? मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने बेड पे बैठ के मोबाइल यूज करना है, मेरे बच्चे ने मेरे पास होना है, उसने आके देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, या उसको अल्टीमेटली वो क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर आनी है कि क्या है जो मेरे वालिदैन यूज कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल पे क्या कॉमेंट है आपका? क्या बच्चों के सामने यूज ही ना करें, या कर लें तो बच्चे देख लें? आपने कहा कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में करें, इसमें क्या टेक है आपका? देखिए, बच्चे को स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है, इसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है, ब्राइटनेस आती है, कलर्स आते हैं, बच्चों को कलर्स बहुत पसंद है। अगर आप नॉर्मली बच्चे को देखें तो कलर्स जो शार्प कलर्स होते हैं उनके पीछे भागता है, और स्क्रीन में अगर वो चीज नजर आएगी तो वो तो उछलेगा, कूदेगा, आपकी तरफ आएगा। वैसे तो आइडिया हमें चाहिए कि मोबाइल बच्चों के सामने ना देखें, लेकिन इतने अच्छे पेरेंट्स हम हैं नहीं। तो मेरा ये फिर बीच का एक पाकिस्तानी हल निकाला है मैंने कि कम से कम आप अपनी ब्राइटनेस कम कर दें मोबाइल की, इस हद तक के बच्चे को अट्रैक्ट ना करे। अच्छा और ये मैं कोई खुशी से बात नहीं कर रहा, मजबूरी की बात कर रहा हूं। ठीक है। और वैसे आप कह रहे हैं कि मोबाइल फोन देना एक सर्टेन एज तक, खासतौर पे 12-13 साल की उम्र तक मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं आप? नहीं देना चाहिए। आप अगर आपको इतना ही दिल कर रहे हैं ना, देखिए हमारे माँ बाप की महरूमी होती है, जो उनको खुद हासिल नहीं होता वो बच्चों को देना चाहते हैं, उससे वो बच्चों को प्यार शो करा रहे होते हैं, वो शो कराते हैं कि हमने बच्चे को आसाइशें दी हुई है, तो उससे सबसे पहले मोबाइल का नंबर आ जाता है। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। टाइम सेगमेंट का खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने इस अहम मौजू पे अपनी बुनियादी तौर पे इस टॉपिक को रखने का मकसद ये है कि हम बहुत कैजुअली इस गैजेट को, जो कि बड़ी उम्र के लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है हर लिहाज से, वो बच्चों को पकड़ा देते हैं। और हर शख्स के पास ऐसा मोबाइल भी नहीं है जिसके अंदर ये सारी लवाजमात मौजूद हों कि वो उसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम हो जाए या
बच्चा उसको यूज़ करे तो उसका साउंड इतना ऊंचा ना हो, ये बहुत हार्मफुल है बच्चों के सुनने के लिए, देखने के लिए, उनकी जहनी सेहत के लिए। तो एक तो ये है कि आप ऑफ एंड ऑन खुद इस पर रिसर्च करें। हमने कोशिश की है सिर्फ आपको एक वेकअप कॉल दें, खुद रिसर्च करें और फिर इसके बाद इसके ऊपर अमल करें। स्केप तलाश ना करें, बच्चा जिद करे, माँ को पकड़े, बाप को पकड़े, तो स्केप तलाश ना करे कि मोबाइल दे दो और वो यूज़ करता रहे, जो हम सब कर रहे हैं कहीं ना उसको टाइम देना चाहिए। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हो ही नहीं सकता कि मैच हो और T20 वर्ल्ड कप चल रहा हो और हम उस पर एक्सप्रेसो में बात ना करें। सुपर 8 मरहला चल रहा है जनाब, और जो अभी की ताज़ा अपडेट है वो तो ये है कि जनूबी अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच गया है। जनूबी अफ्रीका ने मेज़बान वेस्ट इंडीज़ को 3 विकेट से अब शिकस्त दे दी है और DLS के तहत जनूबी अफ्रीका को 17 ओवर्स में 123 रन का जो हदफ था वो दिया गया। वो उन्होंने चेज कर लिया। साउथ अफ्रीका वो टीम है जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम सेमीफाइनल्स खेली है, बहुत ज़्यादा खेली है और कभी जीत नहीं सकी है। वर्ल्ड कप का कोई फाइनल साउथ अफ्रीका ने नहीं जीत रखा है। सो इज आई थिंक न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड तो पहले ही बाहर हो गया। साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम एक टाइम पे रही है, अब भी मुतवाजिन टीम है, लेकिन क्या हम इसको एक अपसेट कहेंगे? एक तो हम इस पे बिल्कुल ताज़ा तरीन ब्रांड न्यू आपके गरम गरम नाश्ते की तरह का तज्जिया आपके सामने रखते हैं। और दूसरा ये कि आज बड़ा अहम, मैं इसको मदर ऑफ ऑल मैचेस कह रहा हूँ, वैसे पाकिस्तान इंडिया इज नॉट मदर ऑफ ऑल मैचेस। ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हो रहा है और उसकी इक्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, आज हमारे रोजनामा एक्सप्रेस ने छापी। अगर कुछ 36 रन का फर्क है, ये बल्कि मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं टेक्निकली, बिकॉज मेरा इसमें बड़ा इंटरेस्ट हो रहा था। और वो ये जनाब कि ये जो आज मुकाबला हो रहा है इसमें अफगान टीम जो है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की हम पहले बात कर लें, इसमें अगर अफगान टीम को बांग्लादेश के खिलाफ 36 रन के मार्जिन से फतह हासिल होती है तो दे कैन प्रोसीड। अगर ऑस्ट्रेलिया हदफ के ताकुब में इंडिया के खिलाफ आखिरी गेंद पर यह हदफ हासिल करता है तो फिर अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ 15.4 ओवर्स या इससे कबल अपना हदफ हासिल करना होगा। भारत सरे दस्त उसका जो रन रेट है इट्स 2.245, इसके साथ सरे फहरिस्त है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत से मैच एक नॉकआउट की शक्ल इख्तियार कर चुका है ऐसा लगता है और 41 रन के भारी मार्जिन से उन्हें फतह दरकार होगी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया के लिए काफी हद तक अभी सेफ्टी है क्योंकि वो 2 मैच जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हारने के बाद वल्नरेबल हो गया है, ये ताजा तरीन सूरत हाल है। और के सुपर 8 में सुपर परफॉर्मेंस का सेमीफाइनल टुडे ऐसे लग रहा है, ऐसा मैच है। तो जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट। जब ईद से पहले हम इनसे बात करें तो ये हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे थे, DC से ज्वाइन कर रहे थे, आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं तो हम इनसे जरा बात करते हैं। वेलकम सर, क्या हाल है? हाउ वाज योर ट्रिप? सबसे पहले तो हमें ये बताइए। A1 मजा आया आपको? जैसा कि ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा था अगर तो टीम जीत जाती, क्योंकि जो जर्नलिस्ट होता है ना वो समझते हैं कि जर्नलिस्ट कवरेज के लिए गया हुआ है, लेकिन जर्नलिस्ट के अंदर भी एक दिल होता है, एक पाकिस्तानियत होती है। जो पाकिस्तान के साथ जीते हुए मैच हम 2 हारे हैं, उससे हमारा भी दिल टूटा। ओवरऑल टूर बहुत अच्छा लगा, कवरेज के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, डैलस में, न्यूयॉर्क में, इससे पहले कार्डिफ और लंदन में। ओवरऑल देखा जाए तो जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इतनी गर्मी भी नहीं थी और बिजली के बिल भी नहीं देने, क्या हमारा टूर ओवरऑल अच्छा है। अगर जीत जाती तो बहुत ही अच्छा होता, इंडीड अच्छा होता। ये अपसेट है, ये जो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई किया और वेस्ट इंडीज बाहर हुआ है, ये अपसेट कैसे कह सकते हैं? साउथ अफ्रीका मुसलसल 3 मैच जीता है तो अपसेट तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे फ्रेंडली बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए, आप अमेरिका में भी देख लें, मेरा ख्याल है 2 मैचेस ऐसे हुए जहाँ पे 200 क्रॉस किया, वरना तो ऐसे ही स्ट्रगल करते हुए बैट्समैन दिखाई दिए तकरीबन हर मैच में। आज का मैच भी ऐसा ही था, 135 पे ढेर हो गए। रोस्टन चेज जो है उन्होंने 52 रन सबसे ज़्यादा बनाए, 3 विकेटें भी ली जो उनके ऑफ स्पिनर है, लेकिन वो काम ना आए। किसी में बारिश की वजह से मैच को भी रोका गया, ओवर्स महदूद करके 17 कर दिए गए। एक अच्छा कंपटीशन देखने में मिला, लेकिन मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर चाहता था कि इवेंट में वेस्ट इंडीज़ रहे, क्योंकि वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पे क्रिकेट के फ्रो के लिए कहना चाहिए या तमाशे जो देखने उनका इंटरेस्ट रहता है, उनका इंटरेस्ट बरकरार रहता है। लेकिन बहरहाल साउथ अफ्रीका अच्छा खेली, अच्छी फाइट की और एंड पे जीत गई। अच्छा, और जाहिर साहब ये जो सुपर 8 में अफगानिस्तान की सुपर परफॉर्मेंस है उस पर भी जरा कमेंट करें, तारीख रकम की है। माइकल वॉन तो कहते हैं कि एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम है अफगानिस्तान की। देखें, इससे पहले जो है ना एक टीवी चैनल जो है उन्होंने कोई 10 माहिरीन की राय दी थी और उसमें डिफरेंट उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि कौन कहाँ पहुँचेगा, और इसमें ब्रायन लारा वाहिद थे जिन्होंने अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाया था। अच्छा। बाकी 8 या जो 9 लोग थे उन्होंने अफगानिस्तान को नहीं पहुंचाया था, बल्कि मैथ्यू हेडन, हमारा इतना इंटरेस्ट उसमें है, पाकिस्तान के पिछले वर्ल्ड कप में वो बॉलिंग बैटिंग कोच भी थे, और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा था कि ये डार्क हॉर्स हो सकती है, लेकिन 4 उन्होंने फेवरेट जो सेमीफाइनलिस्ट थे वो डिफरेंट डार्क हो गए, हॉर्स मैंने दिखाया था। इसलिए जो है ना अफगानिस्तान ने वाकई सरप्राइज दिया। सिर्फ एक मैच वन साइडेड हुआ जो भारत ने हराया, उनको वन साइडेड हुआ, वरना ओवरऑल क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज हैं
उनके इस वक्त स्पिनर जो है भरपूर फार्म में है, इवन फजलिया फारूकी उनके फास्ट बॉलर बहुत अच्छी गेंदें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बैटिंग का ज़्यादातर दारोमदार सिर्फ ओपनर्स पे है ज़्यादातर, ऐसे ही है। क्योंकि गोरबाज और इब्राहिम जादरान अगर स्कोर करते हैं तो टीम जीत जाती है, मिडिल में वो स्ट्रगल करते हैं। तो ये कहना चाहिए डू और डाई मैच है उनके लिए। ये थोड़ा एशियन फिनोमेनन भी है वैसे, टीम्स का ओपनर्स के ऊपर डिपेंड करना, ये पाकिस्तान इंडिया के साथ भी ये मसला रहा लेकिन है। अफगानी को कल आपने जश्न देखा होगा, ना सिर्फ वो पाकिस्तान के खिलाफ मजामत करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने उनसे खेलने से इनकार किया था, फिर वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का था उसकी मैक्सवेल की इनिंग्स सबको याद है, एक किस्म का सेमीफाइनल के किनारे भी आ गए। मेरे ख्याल में अफगान टीम के साथ ये थोड़ा सा मसला है कि वो क्रिकेट से बियॉन्ड ले लेते हैं किसी भी चीज को, तो वो थोड़ा सा फिर वो नजर आता है उनके फतह में। ग्राउंड में बहरहाल बहुत सीरियस होते हैं, they played very well, indeed. वो उनकी बॉडी लैंग्वेज लगती है वो जीतने के लिए आए हैं, खेलने के लिए आए हैं, मरो या मर जाओ के लिए आए हैं, और गेम में जाहिर। चले हम थोड़ा सा आज की मदर ऑफ ऑल वर्ल्ड कप मैचेस की बात कर लेते हैं कि आज का जो मैच है मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ फाइनल, आई मीन सबसे क्रूशियल मैच है और ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा क्रूशियल है। कौन जीतेगा आपके ख्याल में, आपको कौन जीतता नजर आता है? देखें इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया टीम है ना, ऑस्ट्रेलिया टीम एंड तक जो नर्व्स की जंग हम जिसको कहते हैं उसका मुजाहरा हमने देखा था वर्ल्ड कप पिछले में जो 50 ओवर्स का था कि स्टार्ट बहुत ही बुरा था ऑस्ट्रेलिया का, हार गई, लगता नहीं था कि टीम यहाँ तक पहुँचेगी, और मुझे तो उनके कैप्टन के अल्फाज आज तक याद हैं कि उसे कहा गया था 1 लाख से ज़्यादा क्राउड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और कोई भी आपकी स्पोर्ट में नहीं है, तो उसने कहा मज़ा तभी है जब इनके सामने हराएंगे, और उसने वो किया था कि सबको चुप करा दिया था। तो इंडिया की टीम नर्व्स बहुत मजबूत हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के, और इंडियन टीम जाहिर है इस वक्त बेस्ट बॉलिंग अटैक कहना चाहिए इंडिया के पास है, और ख़ास तौर पर बुमराह को कहा जा रहा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान की जड़ों में भी बैठ गए बुमराह विकेट लेके, तो एक अच्छा मैच देखने में आएगा दोनों के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया बहरहाल फिर फेवरेट है मेरे नजर। आज के मैच के लिए इंडिया फेवरेट है आपके ख्याल में? इंडिया ने कोई बड़ा मैच खेला नहीं है पाकिस्तान के अलावा। मैं पाकिस्तान के मैच को भी, अब जैसी हमारी परफॉर्मेंस रही है आयरलैंड वगैरह के खिलाफ या कनाडा के खिलाफ, बड़ा मैच नहीं कहता, ये पहला बड़ा मैच है उनका इस वर्ल्ड कप के अंदर। यू स्टिल थिंक? लेकिन इमरान बड़े मैच के साथ ना थोड़ा, क्योंकि हम जब भी जिक्र करेंगे पाकिस्तान का तो जिक्र होगा, हम क्योंकि स्टेडियम में वहाँ पे मौजूद थे, 36 ओवर आप मैच जीते हुए हैं, ऐसे ही 4 ओवर में आप मैच हार गए, बहुत कुछ कहा जा चुका है, ताज़ा करने जा चुके हैं टीम के। लेकिन देखें जो नर्व्स की जंग का हम बात करते हैं, इसका मतलब रहीश शर्मा ने अपने नर्व्स काबू में रखे, एक मौके पे सिर्फ 1 विकेट लेने के लिए बुमराह को आउट ऑफ द बॉक्स लेके आए और वो कामयाब हो गए, रिजवान की विकेट ले ली उन्होंने, और रिजवान का हमें वहाँ बैठ के अंदाजा था कि रिजवान जब तक है पाकिस्तान मजबूत पोजीशन में है और जीत सकता है। इंटरेस्टिंग वाकया सुनाऊं कि जब हम मीडिया गैलरी में बैठे थे, मेरी लेफ्ट साइड पे हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंजम थे, राइट पे एक इंडियन जर्नलिस्ट है जो प्रिंट मीडिया से जिनका ताल्लुक था। उन्होंने 17वें ओवर के बाद मुझे अपना लैपटॉप दिखाया जिसपे उन्होंने इंट्रो बनाया हुआ था, पाकिस्तान जीत गया, और मीडिया सेंटर में मुकम्मल खामोशी थी। जब 2 ओवर रह गए, 1-2 विकेटें गिरी, मैंने कहा भाई इंट्रो चेंज कर लो, कहना ये कैसे होगा, इंट्रो दे देना तो ये देख लेना अभी कैसे होता है। तो हम जो है वो आपके सामने वो आखिर में जाके नाम शादाब का बल्ला चला, नाम माद वसीम की, तो हम वो मैच हार कर आ गए। तो जो प्रेशर है ना वो दोनों मैचों में, यानी रोहित शर्मा का बताना चाह रहा हूँ, उनका कप्तान भी जो है ना उनके नर्व्स काबू में इंडिया के, फिर सारा स्टेज भी एक किस्म का लगता है कहीं ना कहीं फेवर दी गई है, एक जगह पे उनको रखा गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम भी, यानी मुकाबला खूब होगा पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल की तरह। अच्छा दाई साहब, जिक्र कर ही दिया आपने हमारी टीम का, तो बात भी कर लेते हैं। एक सर्जरी का भी बड़ा जिक्र किया जाता रहा है और अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई क्लीन अप ऑपरेशन भी नहीं हुआ, इस सारी तनकीद की जद में थी कौमी टीम और अब मैच फिक्सिंग के इल्जामात भी लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें ना, एक तो बात है कि शायद हमारा मजमूई मिजाज बन गया कि जब भी टीम हारती है मैच फिक्सिंग पे हम आ जाते हैं जी ऐसी। तो अब इसको कवर करते हुए मुझे तो बहुत सारे 3 दहाइयाँ हो गई, तो जब हारती मैच फिक्सिंग का जिक्र होगा। अब मैच फिक्सिंग मेरी ज़ाती राय में पॉसिबल नहीं है। ICC की कड़ी नज़रें हैं, आपका सिक्योरिटी मैनेजर साथ होता है। स्पॉट फिक्सिंग जिसको फैंसी फिक्सिंग कहते हैं, फैंसी फिक्सिंग का नाम भी इंट्रोड्यूस राशिद लतीफ़ ने करवाया था, तो वो सिर्फ हो सकती है, उसको आप रोक नहीं सकते, कम कर सकते हैं। वो करता है हर प्लेयर अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, वो आउट नहीं होगा या वाइड बॉल देगा या रन आउट हो जाएगा, इस टाइप की होती है। मैच फिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। हम बहुत जज्बाती हैं हम, और जाहिर है कुछ 4 कदम आगे चले जाते हैं, और इस हवाले से दूसरे में कह रहे हैं कि मैच फिक्सिंग करने वाले चले गए अपनी ये नहीं तो ज़ाहिर इसके ऊपर फिर PCB को कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी या फिर खिलाड़ियों के साथ खड़े होना चाहिए, कोई ऐसा बयान या कोई जिस तरह से तहकीकाती टीम है वो बनाई जानी चाहिए। बाबर आजम ने केस कर दिया। हमारे आप सब जानते हैं बड़े मशहूर एंकर हैं मुबश्शिर लुकमान, उन्होंने अपनी उनकी गाड़ी का जिक्र किया जो कि एशिया कप में उनके भाइयों का, घर वालों का ये मौक़िफ़ है कि हमने बाबर को उन्हीं की पैसों की गाड़ी गिफ्ट की थी, उनका मौक़िफ़ बता रहा हूँ। तो मुबश्शिर साहब ने उसको जोड़ा, तो उन्होंने अब वो कम से कम 5 रुकनी कमेटी थी PCB की, जिनके साथ बाबर आजम या उनकी मीटिंग हुई कि क्या करना चाहिए, तो केस करना चाहिए, उन्होंने केस दायर कर दिया।
और मैं समझता हूँ अगर इल्ज़ामात लगते हैं तो फिर उसका कुछ ना कोई हल तो होना चाहिए ना, कि अब यानी कि बेबुनियाद इल्ज़ाम भी नहीं होना चाहिए, और अगर हकीकत है तो वो भी सामने आ जाए, और अगर ये साबित होता है कि वाकई ऐसा है तो फिर ऐसे प्लेयर्स को अच्छा, दूर ये करना एंगल चाहिए। ट्विस्टिंग तो नहीं है कहीं, मैच फिक्सिंग, अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाना, इनकॉम्पिटेंस प्लेयर्स की सिर्फ नहीं, उनके सेलेक्टर्स की या उनको लाने वालों की, कि नहीं ये इनकॉम्पिटेंस तो नहीं थी, प्लेयर्स तो कॉम्पिटेंट थे लेकिन चूंकि उन्होंने फिक्स कर दिया तो इसलिए हम जीत नहीं पाए। ये कहीं एंगल ट्विस्टिंग तो नहीं है देखिए इसके इमरान, involved? इसमें ना अब क्योंकि टीम हारी है, हम एज अ मीडिया जर्नलिस्ट कहना चाहिए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इसको कवर भी कर रहे हैं, गलतियां तो बहुत हैं, क्योंकि बहुत जिक्र किया जा चुका है जी कि चेयरमैन जो होता है वो पॉलिटिकल तैनाती होती है, लेकिन मैं तो जब से देख रहा हूँ, जैसे नसीम शाह चेयरमैन होते थे तब से लेके मैं पता नहीं कितने चेयरमैन भुगता चुका हूँ, ये सेटअप भी ऐसा है, इसके प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास से इख्तियार आते हैं, वही चेयरमैन को लेके आते हैं, जैद को लाएं, बकर को लाएं, जिसको मर्जी लाएं, लेकिन क्योंकि ये पहली दफ़ा अलबत्ता ये ज़रूर हुआ था कि आपने 7 रुकनी कमेटी बनाई, लेकिन आपने उसका चेयरमैन किसी को नहीं बनाया। तो इसकी मेरा एक दोस्त एग्जांपल ऐसे देता है, ये ऐसा ही है जैसे चीफ जस्टिस कोई ना हो और हाई कोर्ट के जज से कह दिया जाए आप आले ना आलें, किसी को जिम्मेदार तो बनाना है, अगर आप वो नहीं करते तो फिर जाहिर है पीसीबी चेयरमैन उसके जिम्मेदार हैं। तो फिर आपने एक वो कमेटी बनाई, फिर आपको याद होगा टीम जाने से पहले थोड़े से नाराज़ भी हुए, मोहसिन नकवी मीडिया की जीनत बनी कि उन्होंने पूरे लोगों से मुशावरत नहीं की, मे भी किसी एक या दो। मैं तो भी उस टाइम लाइन का इंतजार करूं 30 दिन का जो उन्होंने कहा था कि तरकीब नहीं करनी, नहीं, लेकिन हमारी 30 दिन गुजर जाए फिर करेंगे। वो मैं आपको बात सुनाता हूँ, वो पाकिस्तान हाई कमीशन जो लंदन का था, उन्होंने इशाया दिया था क्रिकेट टीम के एजाज में, तो हम वहाँ पे थे कार्डिफ और लंदन का मैच कवर करने के लिए। एक तो ये था कि लंदन में लोगों का ये आलम था, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट होना था, तो वहाँ जितने पाकिस्तानी या इंडियंस या एशियंस लोग हैं वो पास के लिए, कार्ड के लिए मारे मारे फिर रहे थे, सिफारिशें ढूंढ रहे थे कि हमने उस इशाये में जाना है, प्लेयर्स के साथ हमने अपनी तस्वीर लेनी है, पिक्स लेनी है, सेल्फियाँ लेनी है। तो वहीं पे मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की थी कि 1 माह के लिए खुदा के लिए तनकीद ना करें, लेकिन टीम ने तो 1 माह का भी मौका नहीं दिया, आपको याद है। क्योंकि पहले मैं और यूसुफ अंजम जब हम यहाँ से गए हैं ये कवरेज के लिए, तो हमने डैलिस को जो है माइनस कर दिया था कि हम डैलिस नहीं जाएंगे, वो ईजी टीम है यूएसए, उससे पाकिस्तान ने जीत ही जाना, तो अपने सफ़र की इब्तिदा न्यूयॉर्क से करेंगे जो कि इंडिया के साथ मैच है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ थी जो यूएसए ने जीती 2-1 से। जब वो 2-1 से जीते, हमने कहा हमारी टीम का कोई पता नहीं है, ये अपसेट भी करवा सकती है, ये कमज़ोर को अपने बराबर खड़ा कर देती है, और हमने करवाया, हमने यूएसए को टीम बना दिया। हालांकि हमें लंबा सफ़र करना पड़ा, लंदन से 10 घंटे की। अच्छा, ये जो वहाँ पे जो कुछ प्लेयर्स के हवाले से, जैसे बाबर आजम की जी लास्ट नाइट व्हेन यू नो देयर वाज अ मैच, मियामी के अंदर पाए गए, खबरें आई, इफ्तिखार के बारे में तो खैर वीडियोस आ गई, न्यू टाइम स्क्वायर पे घूम रहे थे वो, अब आई डोंट नो वो किस रात की वीडियोस हैं, वो बाबर साहब के साथ एक फ़ैन ने पिक्चर भी ले ली, वो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। तो इसके ऊपर क्या कोई इंज़बाती कार्रवाई के हवाले से कुछ खबरें हैं, इनसाइड क्या है, इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में चल क्या रहा है, क्या सोच रहा है क्रिकेट बोर्ड? जो है ना अब एक सिलेक्शन कमेटी तोड़ना चाहता है, एक छोटी सिलेक्शन कमेटी बनाना चाह रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड आपको याद होगा जब से आए हैं सिवाय मोहसिन नकवी के उसी बयान के जिसको अभी हिना ने जिक्र किया था कि वो सर्जरी होगी, सर्जरी का वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया था, वो शायद मीडिया में चलते चलते बाद सर्जरी तक पहुंच गई, लेकिन ये था कि एक सख्त एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, और वो एक्शन यही हो सकता है कि सिलेक्शन कमेटी नहीं बनेगी, इनको चाहिए सिलेक्शन कमेटी ऐसी बनाएं, फिर मेरिट पे टीम बनाएं। ये गलतियां हमारी इब्तिदा से हुई हैं। अब देखें हर कोई इसमें जिक्र कर रहा है कि बार बार आप इब्रार को पूरे टूर में साथ रख रहे हो, खुदा के लिए एक मैच तो एक तो खिला दे। बॉलिंग ऑलराउंडर हमने एक रखा, फास्ट बॉलर, उसको हमने पूरे मैचों में मौका नहीं दिया, तब दिया जब पानी सर से गुजर चुका था अब्बास अफरीदी को, उसको बॉलिंग में मार पड़ी है, लेकिन बैटिंग में तो जैसे बाबर आजम जो हैं वो इस वक्त भी टीम के अंदर उतने ही पावरफुल आदमी हैं जितने वो शाहीन के एक सीरीज में नाकामी के बाद थे, फिर उनको रिक्वेस्ट की गई, चेयरमैन ने कहा और अपनी टर्म से वापस आए। आपको क्या लगता है, क्या अभी लगता है बाबर इतने पावरफुल हैं? अच्छा। और लेकिन प्लेइंग साइड तो इन्होंने बनानी है। जब हमारी एक सिलेक्टर से बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने नाम लिए बगैर कहा, उन्होंने कहा जी हमने तो इब्रार दिया, खिलाना तो जो है मैच टूर कमेटी है उसने, तो बाबर को चाहिए थे इनको चांस देते। वहाँ जब भी हमारी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड वहाब रियाज या दूसरे लोगों से, वो कहते थे शादाब की बैटिंग अच्छी है, जब बार बार फेल हो रहा है कोई लड़का तो आपको चांस देना होगा। फिर आपको याद होगा अगर पीएसएल को ही बेस बनाना है जो कि बनाया गया है इन्होंने, और इंडिया के मैच में तो उस्मान खान जिसको आपने पीएसएल की बेस पे लिया था, उसका क्लोज कैमरा दिखाते थे, हम स्टेडियम में मौजूद थे, वो इतने कंफ्यूज नजर आ रहे थे, फिर आते ही उनका बल्ला भी टच ना हुआ। तो ये चीज़ें सारी नर्व्स की हैं। पीएसएल को जब तक बेस बनाएंगे, डोमेस्टिक को नज़रअंदाज करेंगे, फिर अगर पीएसएल को भी बनाना है तो सलमान अली आगा मेरे ख्याल में टीम से बाहर नहीं होते, उनको आपने साथ रखा, बगैर खेले उनको आपने वापस भेज दिया। हालांकि उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की, और बैटिंग में वो छक्के नहीं मारते, वो रोलिंग शॉट्स मार के जैसी पिचेज हैं, जैसा सूर्या कुमार यादव इस सीरीज में कर रहे हैं, वो करके टीम को चलाते रहते हैं, जो आपके मिडिल ऑर्डर में जरूरत थी उसको भी आपने घर भेज दिया। तो टीम की सिलेक्शन में भी गलतियां हुई, सिलेक्शन कमेटी ने भी गलतियां की। फिर एक इंटरेस्टिंग आपकी नज़र से गुजरा होगा, हम एग्जांपल उनकी देनी पड़ती है कि वीरेंद्र सहवाग ने अपने इंटरव्यू में कहा
कि पाकिस्तान में जो टीवी पे बैठ के लताड़ा लेता है पीसीबी को और सिलेक्शन कमेटी को, उनको आप ले आते हैं। उन्होंने मोहम्मद आमिर का नाम लिया, का नाम लिया, वहाब रियाज का नाम लिया, अब्दुल रज़ाक का नाम लिया, कि सारे वो लोग हैं। तो पीसीबी को एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना के परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनानी होगी, ना कि सिर्फ टीवी के कमेंट सुनकर वहाँ पे उनको डिफेंसिव मूड में आना होगा। ठीक है। अच्छा साहिब साहब, जिस तरह से मैंने जो लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, जो चलता भी रहा मीडिया में, सर्जरी वाला लफ्ज़, हमने हमेशा देखा जैसे अगर टीम हार जाती है तो या तो मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लग जाता है या फिर ऐसा होता है कि कप्तान की तब्दीली होती है। अगर अभी की हम बात करें तो क्या लग रहा है, क्या क्या बिग चेंजेस हैं ऐसे जो अब होंगे टीम में? देखिए ना, फिर बात तो पुराने दौर से जाएगी ना। इज़का अशरफ साहब का 3-4 माह का दौर आया और शायद वो पीसीबी के पहले चेयरमैन थे जिन्होंने अपने कप्तान की भी ऑडियो जो है लीक आउट कर दी थी। उसके बाद टीम इंडिया रवाना हुई तो बयान दे दिया कि निज़ाम ये चाहते थे, पहली दफा सियासतदानों के अलावा किसी की ऑडियो लीक हुई। और इसके बाद आपने इतनी जल्दी चेंजेस की। अब टीम में भी आपने अव्वल तो उस वक्त ही बाबर को चेंज ना करते, अगर कर दिया था, इमरान साहब भी बड़ी फेवर में थे, बाबर की जगह किसी को चांस देना चाहिए। तो शाहीन का एक दौरा जो नाकाम रहा, तो फिर शाहीन को इस मौके पे चेंज ना करते, फिर आप बाबर को ले आए। अब फिर बाबर को चेंज करेंगे, किसको लाएंगे? पहले ही आप देखें एक दौर वो था, आज से 1.5 साल पहले के आप चीज़ें उठा लें कि शाहीन का बयान आता था कि सोचना भी नहीं, यानी कि वो चाहते ही नहीं थे बाबर को हटाएं। हमने खुद एक किस्म का ना टीम में ग्रुपिंग को क्रिएट किया, हमने खुद फ़रोग दिया और टीम में नो डाउट, क्योंकि हम वहाँ पे थे, हमें पाकिस्तान हाई कमीशन से बहुत करीब से, क्योंकि बाकी जगह पे तो सिक्योरिटी होती है, इतना होटल के करीब जाने का चांस मिलता नहीं है, तो वहाँ हम साफ देख रहे थे कि प्लेयर जो है ना, लगता नहीं था कि आपस में। और आई रिमेंबर मैंने ये सवाल भी आपसे किया, शाहीन भी हमें अलग अलग वहाँ पे दिखाई दी। तो जब टीम एक पेज पे नहीं होगी, टीम में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जैसा कि आईसीसी के टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने उनको हराया था, हमें तो वो टीम चाहिए ना कि एक होकर खेले, जिसको भी कप्तान बनाते हैं। तो अब किसको कैप्टन बनाते हैं? अब फिर न्यूज़ चैलेंज शान मसूद होंगे, रिजवान बाहर होंगे, या सर्जरी का हम बार बार जिक्र करते हैं ना, तो मेरी ज़ाती राय में कभी भी नहीं होता कि 15 रुकनी टीम आपने 11 को बाहर बिठा दिया, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं हाँ, ये है, आप एक सिस्टम ऐसा बनाएं कि उनके बड़े बड़े खिलाड़ियों को वो आराम दे देते हैं। इंडिया दे देता है, ऑस्ट्रेलिया दे देता है, इंग्लैंड अपने बड़े खिलाड़ियों को बाहर, मार्कवुड को खिलाएं ना खिलाएं, टीम के साथ चलता है, फिर आराम देते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड ही नहीं है। मीडिया का प्रेशर मेरा ख्याल है ज्यादा लेता है पीसीबी भी, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने अपना तज़किया हमारे सामने रखा। मुफस्सिल गुफ्तगू की हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर एंड देन वर्ल्ड कप को भी लेकर। देखते हैं वर्ल्ड कप किस जानिब जाता है, और वो सर्जरी जिसका इन्होंने जिक्र किया, जिसका मोहसिन नकवी साहब कहते हैं नहीं मैंने तो ये नहीं कहा, वो कैसी होती है और कब होती है। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अब एक बार फिर फ़लस्तीन की बात करते हैं, जहाँ पे जुल्म और बर्बरियत जारी है। पूरी दुनिया, अब वैसे ये नहीं कहना चाहिए कि पूरी दुनिया खामोश तमाशाई है, हम खामोश तमाशाई हैं, दुनिया बोल रही है। हम या मुसलमान ममालिक जो हैं वो खामोश तमाशाई हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। कई नन्हे बच्चे ऐसे हैं जो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, हार रहे हैं, रोज़ाना शहादतें हो रही हैं, 9 माह का अरसा होने को है, और ये जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, ये न सिर्फ ख़त्म नहीं हो रही बल्कि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी नई नई टर्मिनोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए इंसानी हकूक़ के कवानीन पामाल हो रहे हैं, नए नए जंगी कवानीन पामाल हो रहे हैं जो कि इससे पहले मौजूद थे। 37,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 80 हैं, और 2 मिलियन से ज़ायद ऐसे हैं, यानी कि 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो कि इस वक्त बेघर हैं, निहत्ते हैं, आग के गोले उन पर बरस रहे हैं, शदीद गर्मी का मौसम है, और अपने रहने की जगह दरबदर तलाश करते फिरते नजर आते हैं। जो सियोनी फौज है, इसने गजा सिटी का जो इलाका है और इसके जो मुख्तलिफ एरियाज़ है, यहाँ पे बमबारी मुसलसल जारी रखी हुई है। सैकड़ों फ़लस्तीनी यहाँ शहीद हुए हैं। फिर रफ़ा पनागुज़ीन कैंप्स, हॉस्पिटल्स, कब्रिस्तानों तक नहीं छोड़ा गया, उनको भी निशाना बनाया गया है, और ये सिफाकी है जो कि मुसलसल जारी है, और जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं वो इसका मुकाबला कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब तो जो मुजाहरे हैं वो इसराइल में भी होने लग गए हैं, और ये जो जुल्म है या बर्बरियत है, इसको रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। इस सारी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर मशरक़ वस्ता उमूर मंसूर जाफ़र साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मंसूर जाफ़र साहब। अब तो हम देख रहे हैं कि फिर से इसराइली जो फ़ौज है वो गज़ा में जो अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे हैं उनको जो है वो निशाना बना रही है, और ये जो सारा जुल्म और बर्बरियत है, जिस तरह से अभी इमरान ने बात की कि दुनिया में बात हो रही है लेकिन हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं, तो कब तक इस पर इसी तरीके से खामोशी तारी रहेगी, और कब तक इस पर कुछ जो इक़दामात हैं उस पर अमल दरामद नहीं होगा और ये जुल्म रुकेगा नहीं? देखिए जी, जहाँ तक इसराइली मज़ालिम हैं वो तो दुनिया के सामने बिल्कुल आश्कार है, और इसराइल के इस वक्त के मज़ालिम में हमें दोबारा लिटअप नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। आप समझ लीजिए कि ये उनकी शिकस्त की वो अलामत है कि जो जिस तरीके से एक चिराग जो है जब उसमें बुझना होता है
तो उसकी लौ बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है, बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा करती है और लगता है कि शायद अब शायद ये रहेगी। लेकिन इस वक्त इसराइल की जो डायनेमिक सिचुएशन की तरफ आपने भी अपने इंटरव्यू कहा कि तो खुद उनकी जो आवाम है वो इस जंग से तंग है, क्योंकि उनकी जिंदगी जो है वो उतनी ही ज्यादा मुश्किलात से दुचार हो रही है। लेकिन उसकी हिद्दत उससे कम है जो फलस्तीनियों की है, कि उनकी जिंदगी महफूज है, उनको खाने पीने को मैसर है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से वो दुनिया में आइसोलेशन का शिकार हुए हैं, इस तरीके से वो यदि आप कह लीजिए कि उनकी मैशत जो है वो दिगरगुन सूरत हाल से दुचार है। और खासतौर पर खुद जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम वहाँ पे मौजूद है। और अभी आप देखिए कि इस जंग के दौरान जो है तकरीबन 4 माह कबल अमेरिका ने जो इसराइल पर असले की फराहमी के हवाले से जो यूनिलैटरल पाबंदियां या ऐलानात किए थे, अब उसकी हिद्दत महसूस की जाने लगी है। यही वजह है कि नेतन्याहू जो है वो मुसलसल कॉल्स दे रहे हैं अमेरिका को कि वो हमें असला फराहम करे और हमारा सप्लाई लाइन जो है वो बहाल करे। अब इसी ज़िमन में एक डिफरेंट मौक़िफ़ लेकर जो है उनके वज़ीर दिफा योआव ग्लांट जो है वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है और ख़ुद नेतन्याहू ने भी अमेरिका का दौरा करना है और वहाँ पे उनका कांग्रेस से खिताब भी मुतवक्को है। अब अमेरिकी इंतजामिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि वो अपनी इस दोगली पॉलिसी को किस अंदाज से जारी रख सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने की फराहमी को दोबारा उसी तरीके से शुरू करते हैं, यकीनन जो उनके यहाँ जो दाखिली सिचुएशन जो इससे पहले आपने उनके कैंपसेस में मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरों की शक्ल में देखी, सड़कों पर मुजाहरों की शक्ल में देखी, तो अभी इंतखाबात के जिस वो करीब तरीन मरहले पर है, तो उनका पूरा इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक्सपोज होने जा रहा है। और खासतौर पे जो मुतवक्को उम्मीदवार नजर आते हैं भारतीय उम्मीदवार भारतीय इलेक्शन में जो बाइडेन के मुकाबले उनकी अगर इलेक्शन में फतह हो जाती है, जीत हो जाती है, तो ये खित्ता जो है एक बार फिर तबाही के दहाने पर आन खड़ा होगा। ये आपका इस पे क्या एनालिसिस है, चूंकि आप बहुत अरसे से मिडिल ईस्ट को कवर करते हैं, आप इजराइलियन पॉलिटिक्स को भी समझते हैं और वो पैलेस्टीनियन सेंट्रिक उनकी पॉलिसी है और ओब्वियसली यू नो इट्स अ हिस्ट्री। इसको देखते हुए आप ये जो मौजूदा एपिसोड हुआ है 9 मंथ्स का, आई मीन ये सबसे कलीदी है इस पूरी जंग के अंदर, जिसमें सबसे ज्यादा लोग शहीद भी हुए हैं और सबसे ज्यादा जो इंसानी हुकूक हैं या जो वॉर के कवानीन है, जंगी कवानीन है, उनकी पामाली हुई है। उसके बाद भी यू सी के जो इजराइलियन आम आदमी है, जैसे तेल अवीव में हम देख रहे हैं, वहां पे आपने भी जिक्र किया कि प्रोटेस्ट हो रहा है और आइसोलेशन का शिकार इजरायली दुनिया भर में हो रहे हैं, उन्हें क्रिमिनल कहा जा रहा है, टेररिस्ट कहा जा रहा है दुनिया भर के अंदर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सेनेट हाउस से इमारत पर सुर्ख रंग फेंका गया, तशबीह दी गई पैलेस्टीनियन के ब्लड से। तो इसका क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं? क्या नेतन्याहू को प्रॉब्लम होगी या नहीं? जिस तरह एक इंतहा पसंदी प्रिवेल कर रही थी पिछले कुछ अरसे से दुनिया में, उसी का प्रचार हम यहाँ पे दोबारा देखेंगे इन इलेक्शंस। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक तो इस फलस्तीन के इशू की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे असरात है वो तो हम सबके सामने नुमाया है। और जिस तरीके से नेतन्याहू जो है वो इस पूरे मामले में एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि अब उनके पास जो उनके एलानिया मकासद थे उनमें से तो कोई भी अपने अवाम को दिखाने के लिए नहीं है जो उनकी सियासी जिंदगी को नई लीज ऑफ लाइफ दे सके, क्योंकि उनके जो जगमाली हैं वो आए रोज खुद उन्हीं के हमलों में मारे जा रहे हैं। इसी तरीके से हमास के खात्मे के ऐलानात जो हैं वो खुद उनके जो फौजी तर्जुमान हैं रियर एडमिरल हगेरी जो है वो सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एतराफ कर रहे हैं कि हम हमास को शिकस्त नहीं दे सकते। फिर उसी की वजाहत करते हुए अपनी खजालत मिटाने के लिए वो कहते हैं मेरी मुराद हमास के नजरिए की है कि हम उसे शिकस्त नहीं दे सकते। आज भी बाय द टाइम वी स्पीक आपको हाइफा पर भी रॉकेट हमले दिखाई दे रहे हैं, आपको इसराइल के दीगर इलाकों पर भी रॉकेट हमले दिखाई दे रहे हैं, और उन तबाह हाल उन खस्ता हाल इलाकों से कि जहां पर इसराइल का दावा है कि हमने इंसानी जिंदगी के तमाम आसार जो है वो मिटा कर रख दिए हैं, वहां से मज़ामतकार जो है ये चरखे इसराइल पर लगा रहे हैं। ऐसे में इसराइल की जो दाखिली जो उनकी जो सियासी हुकूमत है वो इस वक्त बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कोलैप्स के मरहले पे है। और अगर आज अमेरिका दोबारा उन्हें असले की सप्लाई फराहम ना करे तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पे जिस अंदाज से एक अलायंस बन चुका है कि इसराइल के इन मज़ालिम का हमने साथ नहीं देना है, और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ आलमी इदारे जो हैं वो इस मामले में एक जुबान है। और अभी जो तकरीबन 2-3 माह पहले जो करारदाद मंजूर हुई है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, मैं समझता हूँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो शायद ज़्यादा आसान हो जाएगी। और इसी वजह से आप देख रहे हैं
एक दबाव की कैफियत तो इसराइल के ऊपर मौजूद है। कानूनी हवाले से जो ICJ का केस है वो एक मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरीके से जो उनकी सियासी और अस्करी क़यादत पर बैनुल-अक़वामी सफर की पाबंदियां या उनके बैनुल-अक़वामी वारंट जारी करने के हवाले से ICC की जो इनिशिएटिव या उनके प्रोसिक्यूटर के जो डिसीजंस हैं वो भी इसराइल के लिए सुहाने रू बने हुए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ और ये जो कतई कलामी की माजरत, ये जो अमेरिका का या दीगर आप वेस्टर्न ममालिक का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर बात है इनके ऊपर भी प्रेशर बिल्ट हुआ है। जो इनके अंदर एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, चाहे वो तलबा की तरफ से हैं, हमने लंदन, बर्लिन, पेरिस की बात की, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, और लंदन में तो खासतौर पर बहुत लोग वोकल रहे। तो ये प्रेशर आपको लगता है कि विद द टाइम इंक्रीज करेगा, या अब इसके अंदर लोगों के भी अपनी जिंदगियां हैं, वेस्ट के अंदर लोग बहुत मसरूफ हैं, टैक्स पॉलिसीज ऐसी हैं कि टाइम नहीं है लोगों के पास, बट उसके बावजूद दे स्टूड फॉर पैलेस्टीनियंस और ह्यूमन राइट्स के लिए। तो इसकी पेस के अंदर आप तेजी देखते हैं और इन प्रेशर्स को मजीद बढ़ता देखते हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर? देखिए, जहां तक तो मगरब के या यूरोप के आम आवाम हैं, उनके यहाँ तो इस वक्त फलस्तीनी इशू जो है ये एक हाउस होल्ड आइटम बन गया है। वो इस पर यकीनन अपनी जाती मजालिस में भी बात करते हैं, और जहां जहां उन्हें जिस प्लेटफॉर्म पर अपने आवाज उठाने का मौका मिलता है वो करते हैं। जो देखने को मिलती है वो हमें अपने जो इस्लामी ममालिक है और खासतौर पर अरब दुनिया है उसकी तरफ से पैसिव किस्म का जो अप्रोच है वो मैं समझता हूँ इस वक्त जो सबसे ज्यादा तकलीफदेह अमर है वो उन्हीं की पैसिव अप्रोच है, क्योंकि वो अपने दीगर मामलात या जो रोजमर्रा के मामलात है उनमें इस कदर उलझ चुके हैं कि इस को फरामोश किए हुए हैं, और यही वजह है बिल्कुल कि इसराइल को बिल्कुल सही कह रहे हैं मंसूर जाफर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी ठीक बात आपने की है कि फरामोश किए हुए हैं इस फैक्ट को, और इससे हम आंखें बंद कर लेंगे तो ये जुल्म नहीं रुकेगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने ज़रा मौसम की बात की थी, सोचा डिटेल में आपको बताएं कि इस वक्त क्या पूरी ओवरऑल सिचुएशन बन रही है और जिन बारिशों का हम सबको इंतजार है वो कब से हो रही हैं। तो मगरबी हवाओं का जो कमज़ोर सिलसिला है वो मुल्क के बालाई इलाकों में मौजूद है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और कराची में ये कहा जा रहा है कि आइंदा 3 रोज़ तक मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान, और पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। और दूसरी जानिब पंजाब की बात करें तो रवां हफ्ते से मानसून बारिशों का इम्कान है, और महकमा मौसमियात ने मानसून से कबल सैलाब का अलर्ट भी जारी कर दिया, विच इज़ वेरी डेंजरस। इस साल मानसून में मामूल से 35% से ज़्यादा बारिशें होने की पेशगोई की गई। आई थिंक दैट्स ह्यूज। मामूल से 35% ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा है। ये कब से शुरू होंगी, कितनी होंगी, हमने कहा ज़रा मुफस्सिल ले लें, और अल्लाह करे ये प्रेडिक्शन, चूँकि जाहिर बात है कुदरती अमल है ना, इंसान तो अपने तौर पर कैलकुलेट कर सकता है, तो आप तक पहुँचाते हैं। सरदार सरफराज चीफ पेट्रोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ, हम जब भी मधु करते हैं तशरीफ लाते हैं, आज भी हैं, उनसे ज़रा मालूमात ले लेते हैं। सरदार साहब थैंक यू वेरी मच एंड सुबह खैर। सबसे पहले तो ज़रा गर्मी की बात कर लें, फिर बारिशों की तरफ आते हैं। बहुत ही शदीद स्पेल दोबारा से आ गया, वैसे प्रेडिक्टेड था कि ये आएगा, लेकिन क्या इतनी ज़्यादा हीट एक्सपेक्टेड थी जो इस वक्त चल रही है? खासतौर पे कराची वाज टचिंग 41, तो इस पे क्या है आपके पास ताज़ा तरीन? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची का जैसे आपने शुरू की तो यही से करते हैं बात कि असल में कराची का जो वेदर होता है ना वो खासा विंड डिपेंडेंट होता है, कि अगर जिस दिन भी दिन के आधे हिस्से में भी सुबह में भी अगर विंड चेंज हो गई, यानी जुनूब मगरिब के बजाय जो समुद्री हवा होती है उसके बजाय अगर शुमाल मगरिब से आ गया फ्लो आ गया विंड का, तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही पिछले 2 दिन से हो रहा है। कल भी 41 तकरीबन 40.6 चला गया था, और आज और जो आने वाला कल है ये 3 दिन है इसमें इस फेज़ में कि जब सुबह के औकात में खासकर साउथ वेस्टर्ली विंड ब्लॉक रहती है एक तरह से, और फ्लो नॉर्थ वेस्ट से रहता है जो शुमाल मगरिब से। तो बलूचिस्तान के यूजुअली जो रेगिस्तानी या सराई इलाके हैं उनकी तरफ से एक तरह से विंड का फ्लो हो, तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। कराची में बढ़ने की तो ये वजह है। बाकी भी आपने जैसे जिक्र किया पूरे मुल्क में इस वक्त तकरीबन ड्राई वेदर है, और जो वेस्टर्ली वेव थी उसका खासा असर निकल चुका है। अब सवाई शुमाली KP और गिलगित बल्तिस्तान उधर कुछ ना कुछ उसकी किसी कुछ असरात बाकी हैं। तो देखें जब वो वेस्टर्ली वेव निकल जाती है और पूरे मुल्क पे ड्राई वेदर होता है तो एक तरह से सॉर्ट ऑफ ड्राई कंटिनेंटल एयर प्रिवेल करती है, तो फिर गर्मी दोबारा बढ़ जाती है। तो अभी आज से या गुज़श्ता कल से जैसे बारिशों का सिलसिला तकरीबन थम चुका है बेशतर जगहों में, तो उसकी वजह से जो एक हाई प्रेशर एरिया की कुछ कह लें आप किसी हद तक इन्फ्लुएंस है, तो उसके नतीजे में गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है और टेम्परेचर बढ़ेंगे मज़ीद।
खासकर लाहौर, फैसलाबाद, ये जो पूरे पंजाब के टेम्परेचर सरदार साहब, जिस तरह से भी अभी जिक्र किया आपने, लाहौर का भी कहा यही जा रहा है कि 40 प्लस जाएगा टेम्परेचर, तो क्या ये वही हीट वेव तो नहीं है थर्ड, जिसका हमने अलर्ट भी सुना था कि जो 3 हीट वेव्स हैं उसमें से 2 गुजर चुकी है और ये तीसरी हीट वेव, और उसके बाद फिर प्री मानसून स्टार्ट होगा? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि हीट वेव लाइक सिचुएशन होगी दोबारा आज से लेके, यानी ये 27 या 28 जून तक रहेगा ये, कम से कम अगले 4 दिन एटलीस्ट इसी तरह का वेदर, यानी गर्म और ग्रेजुअली ज़्यादा गर्म होता जाएगा। 25 और 26 को बिलखुसूस आप कह सकते हैं कि उसमें ना बेशतर जगहों में 50 के आसपास चलिए, मेरे पास आखिरी कोई 1-1.5 मिनट है, ज़रा बारिशों के हवाले से बताइए ना, कहाँ के हवाले से हम एक्सपेक्ट करें कि बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं, और फिर चूंकि अलर्ट भी जारी हुआ है तो ज़रा हमें उस सिचुएशन के बारे में भी आगाह कीजिए। देखिए, जो फोरकास्ट है ना या आउटलुक है पूरे मानसून की 3 महीनों का जो उस पर मुश्तमिल होता है सीज़न, तो उसमें ये जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है उसमें लाहौर आ जाता है, नीचे कसूर और साहिवाल, और उससे ऊपर फिर गुजरांवाला, सियालकोट, महरवाल, ये पट्टी फिर इस्लामाबाद। तो ये जो पूरी बेल्ट है इसमें मामूल से ज़्यादा बारिशें विद हाई प्रोबेबिलिटी, और इसी तरह से सदर्न सिंध जो है उसमें बशमूल कराची और बदीन, सुजावल, ठट्ठा, मीरपुर खास और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट। वैसे तो सभी पूरे पाकिस्तान पे ही तकरीबन मामूल से ज़्यादा बारिशों की एक तरह से इंडिकेशन है। अच्छा। लेकिन कुछ जगहों पर हाई प्रोबेबिलिटी है, कुछ जगहों पर थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब वाली मैंने आपसे बात की, उस एरिया में हाई प्रोबेबिलिटी है, यानी 60 to 70% प्रोबेबिलिटी ये है कि उस जगह के लिए और सदरन सिंध के लिए कि यहाँ पर से ज़्यादा बारिशें होंगी। तो इसमें अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हैं? जी बिल्कुल चांसेस हो सकते हैं। देखिए, कोई एक भी हैवी स्पेल आ जाता है ना मानसून की बारिशों का, तो डायनेमिक्स इस तरह से होती है कि 80-100 मिलीमीटर बारिश अगर चंद एक घंटों में पड़ जाए तो अर्बन फ्लडिंग जनरेट कर देती है कराची में खासकर। बिल्कुल, हैवी रेन से जो अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने जो वेदर अपडेट है उस पर ज़रा हमें बताया कि किस तरीके से गर्मी का, और यहाँ पे एक छोटा सा वो हज के मौके पे भी कोई 1000 से ज़ायद आज़मीन के जाँ बहक होने की, शहीद होने की इत्तलात हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस, और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे फ्लूट प्लेयर से जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का नाम बड़ी जगहों पर रोशन किया है और बड़ा अच्छा फ्लूट बजाते हैं। एक बड़ा जो डिफरेंट आलाते मौसीकी उसमें से बांसुरी है कि जो है एक बड़ा डिफरेंट। मुझे लगा आप शुरू करेंगी, अब आपकी मुलाकात कराते हैं अहद जदीद के रांझा से। ये बनता है वैसे इमरान। तो फ्लूट प्लेयर एज हिना सेड, और इनका जो यूएई बेस्ड है, मुख्तलिफ जगहों पे परफॉर्म कर चुके हैं और सब कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ ही हैज परफॉर्म्ड। इस वक्त भी अपने स्टूडियो से आई थिंक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक तो उनके काम के बारे में जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम उन्हें जदीद दौर का रांझा कह सकते हैं। फराज, वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हम आपको आज के दौर का रांझा कह सकते हैं? जी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। दिस वाज ऑन लाइटर नोट। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम आपकी प्रोफाइल, बड़ी लंबी चौड़ी प्रोफाइल है आपकी जो मुझे मिली, तो मेरे लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं था कि बताना इतना लंबा पॉसिबल नहीं था। मैंने कहा जरा मैं डायरेक्ट आप ही से पूछूं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना, कहाँ से शुरू किया, क्या काम कर रहे हैं इस वक्त, किन किन आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल के हवाले से बताइए। जी, मैं स्टूडेंट हूँ सलमान आदिल साहब का, और मैंने 2011 में स्टार्ट किया था। लाइक 2012 में प्रोफेशनली स्टार्ट कर लिया था मैंने प्ले करना पाकिस्तान में। तो 14 में मैं मूव कर गया था यूएई में। तो उसके बाद फिर जितना भी काम किया है म्यूजिक से रिलेटेड, फिर वो मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ खुशकिस्मती ये थी कि काफी सारे जो आर्टिस्ट हैं वो इंडिया, पाकिस्तान और सबके साथ चांस मिला काम करने का। और पिछले 4-5 साल से फिर मैं प्रोडक्शन में भी आ गया म्यूजिक में। तो फिर अपनी कंपोजिशंस और अपने गाने वाने और परफॉर्मेंसेस तो चलती रहती हैं, लाइक स्टेज परफॉर्मेंसेस तो चलती रहती हैं। नहीं, मैं सिर्फ डेमो सिंगिंग कर लेता हूँ सुनाने के लिए सिंगर को, लेकिन प्रोफेशनली नहीं गाता। मेरा इंस्ट्रूमेंट फ्लूट ही है। सही है। अच्छा, 2012 से 2024 तक का ये आपका मौसीकी का सफर कैसा रहा? कितना चैलेंजिंग था अपने आप को मनवाना खास तौर पर, और जिधर आप बैठे हैं उस जगह जाकर कितना मुश्किल, कितना आसान था? बेसिकली मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि तकरीबन 2010-11 में मैंने अपने उस्ताद जी को देखा था टीवी पे, ऐसे ही वो मॉर्निंग शो पे आए थे और उन्हीं से मोटिवेशन मिली थी मुझे
तो मैंने फिर उनकी शागिर्दी की और आज आप देख लें 2024 है और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं भी एक मॉर्निंग शो में आपके साथ हिस्सा बनाऊं। तो ये बहुत मेहनत के बाद मेरे ख्याल में ये टाइम जाके आता है कि आपको कोई अप्रोच करता है। ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये आपके क्रेडिट पे जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसमें इश्क मुर्शिद फेमस ड्रामा सीरियल था, उसका टाइटल सॉन्ग था तेरा मेरा प्यार अमर, अहमद जहांजेब का, वो भी जी है। ये पाकिस्तान में बहुत पसंद किया गया था एक्चुअली। मुझे पता भी नहीं था। यू हैव प्लेड फ्लूट इन इट, आपने फराज में फ्लूट बजाया? जी इसमें फ्लूट भी मैंने बजाया और इसका म्यूजिक भी मैंने बनाया था बेसिकली। कवर सॉन्ग था, इसका सारा म्यूजिक भी बनाया था। यानी कि अरेंज आपने किया गाने को? हाँ जी, कवर सॉन्ग बेसिकली तो अहमद जहांजेब साहब का ही है। अच्छा। लेकिन इसका फिर रिप्रोड्यूस मैंने किया था और इसकी वाइब सेम ही रखी थी क्योंकि लोगों को पसंद वैसे ही आ रहा था, तो मैंने फिर सेम वाइब के साथ वी गॉट टू नो कि ये जो सजाद अली का कोक स्टूडियो 15 का गाना है, फरीन और सजाद का, चलिए इसमें भी यू हैव प्लेड योर रोल? जी ये भी रिप्रोड्यूस किया था और ये भी मैंने कवर सॉन्ग किया। मैं कवर सॉन्ग करता रहता हूं। हम चाहते हैं जरा अपने हमारी ऑडियंस सुने आप कैसा बजा रहे हैं, सुनाइए कुछ। जी मैं आपको इश्क मुर्शद का ही सुना देता हूं जो आजकल चल रहा है काफी ज्यादा। जी प्लीज। वी लॉस्ट योर ऑडियो फराज, सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम सो सॉरी। आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रही है। आई थिंक इसमें म्यूजिक का कोई शायद म्यूजिक की वजह से ये नहीं कर पाएगा। आई मीन माइक पिक नहीं करेगा? हाँ माइक, इसमें म्यूजिक का कोई फंक्शन है, इसकी वजह से जो है वो पिक नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, सो वी कैन नॉट, अगर आप हैंड्स फ्री रिमूव करें तब भी नहीं हो पाएगा? वी कैन ट्राई। आप ट्राई करें ना, इट्स ओके। वी आर लाइव शो, लाइव में तो सब चलता है। लाइव में तो सब चलता है। हमारे साथ फराज हैं जी और वी आर ट्राइंग कि हम ऑडियो। जी फराज ट्राई प्लीज। कैन वी? नहीं, I think there is an issue. It's okay, Faraz. We do understand. We are like accept our apologies, dear viewers. हम चाहते थे कि हम सुने, लेकिन चलें कोई बात नहीं। हो सकता है कभी हम शारजा आ जाएं या आप लाहौर आ जाएं तो हम इसको बराह रास्त कर लें। अब आजकल किस चीज़ पे काम हो रहा है ज़्यादा? What type of projects you doing? और सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा कुछ हो रहा है? आजकल एक पश्तो सॉन्ग प्रोड्यूस किया है, एक पाकिस्तान से एक सिंगर है, उनका एक सॉन्ग प्रोड्यूस किया रिसेंटली। अच्छा। और बाकी अपनी रील्स तो हम लोग करते ही रहते हैं सारे म्यूजिशियन। अभी रिसेंटली हमने एक और कवर सॉन्ग प्रोड्यूस किया विद इंडियन म्यूजिशियंस के साथ मैंने किया है। वायलिन प्लेयर हैं वो बहुत अच्छे, तो उनके साथ भी एक ट्रैक किया है। और रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी आती रहती है मेरे पास यहाँ पे, जो कुछ लोगों को रिकॉर्डिंग्स करनी होती है अपने ट्रैक्स के लिए, लाइक किसी ने प्रोडक्शन करवानी है तो वो स्टूडियो में काम चलता रहता है। अच्छा फराज, एक बार फिर से आपके जर्नी की बात करूंगी। आपने बताया कि आप अपने उस्ताद से इम्प्रेस हुए, वो तो आपने सीखना शुरू कर दिया था। सबसे पहली इंस्पिरेशन क्या थी कि आपने फ्लूट बजाना है? मतलब पिक कर आपने क्यों किया, किसको ऐसा देखा जिससे आप इम्प्रेस हुए या सुना, तो उसके हवाले से भी ज़रा बताइएगा। फ्लूट बेसिकली शुरू से ही आप समझ लें कि ऊपर से ही मेरे जहन में कुछ चलता रहता था। जब भी गाने सुनता था तो मुझे फ्लूट ज्यादा पसंद आती थी। अच्छा। गानों में तो वैसे ही मैंने चूज कर लिया था और फिर मैं ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ से सीखूं, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे सिटी से बिलोंग करता हूँ, गुजरात शहर से। तो वहाँ पे इतना म्यूजिक का वो नहीं है, ट्रेंड वगैरह नहीं है। और मोस्टली वहाँ पे जो लोकली म्यूजिक होता है गुजरात शहर में वो पंजाबी और फोक टाइप का होता है। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में हमारे पास अगर प्रोड्यूसर कोई क्लिप पड़ा है जिसमें फराज प्ले कर रहे हो, क्या हमारे पास कोई है जो हम सुना सके अपनी ऑडियंस को? वो जरा फुल साउंड सुनाए ना थोड़ा सा, जो परफॉर्म कर रहे हैं। ये सुनिए जी, जरा सुनाइए। थोड़ी सी हमारी प्यास जो है ना वो कम हो गई, जो हम सुनना चाहते थे। फराज वेरी नाइस, क्वाइट अमेजिंग। नॉर्मली जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स होते हैं फराज, वो पियानो प्ले करते हैं, कीबोर्ड प्ले करते हैं, यू नो, स्केल्स की वेरिएशंस को करने के लिए, और फिर प्रोडक्शन जो मेलोडी की बेस है वहां से होती है। फ्लूट पे तो कॉम्पोजिशंस नहीं बनती, आई हैवंट सीन। आई मीन बाजे पे बनती है, कीबोर्ड पे बनती है, गिटार्स पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
मैं बाजा भी प्ले करता हूँ और कंपोजिशंस के लिए बाजा भी मोस्टली करता हूँ। मैंने 2 गजल्स भी कंपोज की हैं और एक गाना मेरा फिल्म में भी गया पाकिस्तान की। अच्छा। एक फिल्म आई थी समी खान साहब की, एक फिल्म आई थी यारावे। अच्छा। 2-2.5 साल पहले ऑलमोस्ट, उसमें मैंने एक गाना भी दिया था और उसके बैकग्राउंड स्कोर्स में भी काम किया था। ठीक है। तो आप चूंकि यूएई में हैं, शारजा दुबई में, तो बड़ा चांस होता है टू कोलैबोरेट विद इंडियन आर्टिस्ट, और वो इंडस्ट्री भी बड़ी है वहाँ पे, बहुत कुछ बड़े स्केल पे है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ या मुस्तकबिल में हो सकता है? जी बिल्कुल हुआ भी है। शंकर जी के लिए परफॉर्म किया था, एक प्राइवेट पार्टी थी तो वहाँ पे शंकर आए हुए थे, शंकर महादेव, तो उनके लिए मैंने परफॉर्म किया था एक बैंड के साथ, हमारी परफॉर्मेंस थी। फिर राहत फतेह अली खान साहब आए हुए थे, 2-3 दफा उनके लिए परफॉर्म किया यहाँ पे। तो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज आती रहती हैं। हमारी बेस्ट विशेस फराज आपके साथ हैं। वी विश कि हम आपको सुन पाते लाइव तो ज्यादा मजा आता, लेकिन इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी किसी और नशिस्त में जरूर आपको सुनेंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क फराज, बहुत शुक्रिया। फराज की तो खूबसूरत गुफ्तगू भी हमने सुनी, और वो क्या बजाते हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से मुश्किल से हमने शहर में खो गई थी। हाँ, मैं खो गई थी, वापस आ गई हूँ। अब जी प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।